नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ प्रतिष्ठित उपन्यासकार श्री हबीब कैफ़ी द्वारा लिखित उनकी एक प्रसिद्ध कहानी, जो उनके कहानी संग्रह तमन्ना खानम से ली गई है। कहानी का शीर्षक भी तमन्ना खानम ही है, तो प्रस्तुत करती हूँ उनकी यह सुंदर कहानी तमन्ना खानम। तमन्ना यानी आरज़ू या ख्वाहिश, और खानम मतलब ख़ानदानी औरत या बेगम। इसी ख़ानदानी औरत तमन्ना खानम की बात है। यह खानम को पहली दफ़ा मैंने कोई 15 बरस पहले देखा था, उसकी शादी के वक्त। यह देखना भी कोई ख़ास देखना नहीं था, एक झलक ही रही उसकी। बड़ी भीड़ थी उस वक्त, बहुत सारी औरतों में घिरी हुई थी वह। चेहरे पर उसके घूंघट होते हुए भी नहीं था। आँखों पर पलकों के गिलाफ डाले हुए औरतों के रेले के साथ रफ्ता रफ्ता वह कदम बढ़ा रही थी। बड़े से हॉल को पार करके वह घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो रही थी कि मेरी निगाह में आ गई। खूबसूरत लगी थी वह, आकर्षक भी। उसे देखकर ख्याल गुजरा कि ऐसा तो होता ही है, दुल्हन है तो जाहिर है कि बड़ी तवज्जो के साथ बनाव श्रृंगार किया होगा, मेकअप भी इसी अंदाज का होगा। हो सकता है कि वह ज़्यादा खूबसूरत ना हो और मेकअप वगैरह के सबब ही दिलकश लग रही हो। बहरहाल तमन्ना खानम उस शानदार कोठी की बहू बन गई थी। बहू घर में आई तो सास जैसे निहाल ही हो उठी। बड़ी मिन्नत और समझाइश के बाद बेटा ज़ुबैर शादी के लिए राज़ी हुआ था। कौन है मेरा इस दुनिया में, एक ही तो हो तुम मेरे लाल। वकालत तुम्हारी अल्लाह के करम से खूब अच्छी चलने लगी है, यूँ भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। माशाअल्लाह से ये शानदार कोठी है, कार है, रुपया पैसा वालिद तुम्हारे खूब छोड़ गए हैं। कमी है तो बस एक अदद दुल्हन की, और नहीं तो क्या। वो आए तो आंगन में किलकारियाँ भी गूंजें। कितने तो रिश्ते आए, एक से बढ़कर एक, लेकिन एक तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनते। मान भी जाओ बेटे, शादी बना लो तो घर में बहू और पोते पोतियों को देखने के बाद रूह भी आसानी से परवाज करेगी मेरी। आखिर एक दिन ज़ुबैर ने अपनी माँ के आगे सिर झुका ही दिया। शादी के लिए वह राज़ी हो गया। बहू तो घर में आई, लेकिन पोते या पोती का मुंह देखने से पहले ही बुढ़िया दुनिया से रुखसत हो गई। ज़ुबैर की शादी को 3 महीने होते न होते यह हादसा हो गया था। इस तरह उस कोठी में अब ज़ुबैर और तमन्ना खानम के अलावा बहुत पुरानी नौकरानी नूरैन ही रह गई। नूरैन का भी यहाँ पक्के तौर पर रहना नहीं था, वह भी घर गृहस्थी वाली थी और उसे अपने घर भी जाना होता था। इस तरह उस कोठी में उन मियाँ बीवी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। तीसरे की आस लिए हुए खानम किताबों में सिर खपाने लगी। टीवी से भी वह दिल बस्तगी का सामान ढूंढने की कोशिश करती। नमाज की पाबंद न होने के बावजूद उसके दिल में खुदा का खौफ ज़रूर था। यही बड़ी वजह थी कि दान दक्षिणा के मामले में वह हमेशा ही आगे रहती थी। कोठी के दर से कोई भी सवाली खाली हाथ या मायूस नहीं लौटता था। ऐसा नहीं कि किसी तीसरे का इंतज़ार अकेली तमन्ना खानम को ही रहा, खुद ज़ुबैर को भी उसका शिद्दत के साथ इंतज़ार था। लेकिन उन दोनों का यह इंतज़ार लंबा ही लंबा खिंचता चला गया तो लाज़मी तौर पर वे दोनों मियाँ बीवी फ़िक्रमंद हो गए। ऐसे में उन्होंने डॉक्टरों की तरफ रुख किया। उन्हीं की हिदायत के मुताबिक कई तरह के टेस्ट करवाए और दवाएं भी खाई, लेकिन कई दिनों बल्कि महीनों बाद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो दोनों ने हकीमों और वैद्यों के दर पर दस्तक दी। वहाँ भी उन्होंने सब्र के साथ बड़ा लंबा इंतज़ार किया, लेकिन इनके यहाँ से भी आखिर उन्हें मायूस हो जाना पड़ा। तब हार कर उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर झांकना न चाहते हुए भी ज़ुबैर को बीवी के मशवरे पर अमल करना पड़ा। ये दोनों ही
पीरों फ़कीरों के मुकाम पर नियमित तौर पर हाज़िरी बजा लाने लगे। साधु बाबाओं के आशीर्वाद से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा वही सिफ़र और औलाद से महरूमी। तब थक हार कर उन दोनों ने बहुत कुछ नीली छतरी वाले पर ही छोड़ दिया और सब्र करके बैठ रहे। कोई और बात होती तो यह सब्र उम्र भर के लिए भी हो सकता था, लेकिन मामला औलाद का था और ज़ुबैर से ज़्यादा तमन्ना खानम इस बारे में फ़िक्रमंद थी। वह एक स्वाभाविक सी बात भी थी कि औरत खुद को उस वक्त ही मुकम्मल पाती है जब वो माँ बन जाती है। होते होते उन दोनों की शादी को एक दहाई का अरसा गुजर गया और तमन्ना खानम 30 के पेटे में आ गई, लेकिन हालात में किसी भी किस्म की तब्दीली देखने में नहीं आई। उस शानदार कोठी का आंगन किसी बच्चे की किलकारी से महरूम था, सो महरूम ही रहा। इन्हीं हालात में तमन्ना खानम को न जाने क्या सूझी कि इस दफ़ा वह जब अपने गांव गई तो आबिद अली को भी साथ ले आई। उस रोज़ भी वह देखने में आई थी। एक अजनबी और अनजान लड़के को साथ लिए हुए वह अपनी कोठी के अहाते में दाखिल हो रही थी कि मेरी निगाह में आ गई। सिर पर उसके दुपट्टा था, लेकिन चेहरा खुला था। मैंने देखा कि बहुत महीनों पहले देखी गई तमन्ना और उस वक्त नज़र में आई खानम में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली नहीं आई थी। पहले ही की तरह वह खूबसूरत और दिलकश थी, बल्कि उस रोज़ उसके चेहरे से इत्मीनान भी झलक रहा था। देखते ही देखते वह थोड़े से सफ़र के सामान के साथ आबिद अली को लिए हुए सद्र दरवाजे से कोठी में दाखिल हो गई। आबिद अली इस नाम का पता बाद में चला। लोगों ने पहले पहले यह समझा कि ना औलाद ज़ुबैर और तमन्ना खानम के यहाँ शायद गोद लेने ऐसा मामला हुआ है, लेकिन करीब करीब जवान हो चले आबिद अली को गोद लेने की बात जल्दी ही गलत साबित हो गई। लोगों ने बहुत जल्द जान लिया कि उसकी हैसियत एक घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं है। यह बात समझ में भी आती थी। कोठी के अंदर खानम की मदद के लिए नूरैन थी और बाहर के दीगर काम की जिम्मेदारी आबिद अली की हो रही। इस बात की तस्दीक भी बहुत जल्द हो गई जब आबिद को लोगों ने दौड़ दौड़ कर काम करते देखा। घंटों का काम मिनटों में निपटा डालने वाला वह देहाती रिवायती सफ़ेद शलवार कमीज़ में हमेशा ही मुस्कुराता हुआ नज़र आता था। उसकी इस मुस्कान की मजबूती का पता उस रोज़ चला जब वह अपने हाथ और सिर पर पट्टियाँ बांधे नज़र आया था। किराने की दुकान पर आबिद अली बड़ा सा थैला लिए हुए पर्ची के मुताबिक सामान लेने की तैयारी में था कि किसी ने उसे मुखातिब करके पूछ लिया कि ये पट्टियाँ कैसे बंध गईं। जवाब में अपनी उसी मुस्कान के साथ वह बोला, उन्होंने कहा है कि कोई पूछे तो बोल देना कि गिर पड़ा था। और वह फ़ौरन ही सोदा सुल्फ लेकर कोठी की तरफ निकल गया। आबिद अली के जवाब ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला और अहम सवाल तो यही था कि किसने उससे यह कहा था कि कोई पूछे तो बोल देना कि गिर पड़ा था। ज़ुबैर ने उसके मुंह में से ऐसे अल्फाज भर दिए हैं या तमन्ना खानम ने उसे ताकीद की थी। असल बात क्या थी? क्या वाकई वह गिर पड़ा था या उसकी ज़बरदस्त पिटाई हुई थी? पिटाई अगर हुई थी तो किसने और क्यों की थी? उन्होंने कहा है का क्या मतलब हुआ? क्यों उसने इतना सा कहकर भी बहुत कुछ कह डाला था? क्या वह इस कदर भोला और मासूम है या कम अक्ल अथवा मंदबुद्धि है? इसी तरह के कुछ और सवाल भी थे जिनके जवाब न होने के कारण अंदाजे ही लगाए जा सकते थे। बहुत सारे सवाल छोड़कर यह मामला अभी ठंडा पड़ा ही था कि फिर एक नई बात पैदा हो गई। यूँ देखा जाए तो ख़ास कुछ भी नहीं हुआ था। दीगर ज़रूरी सामान के साथ सिले सिलाए कपड़ों का घर में आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि पूरी तरह से फैशन में आ चली जगह जगह से फटी हुई जीन्स की पैंट और इसी से मैच करता हुआ कीमती कमीज़ किसके लिए था। वकील बहादुर ज़ुबैर को कभी किसी ने ऐसा लिबास पहने नहीं देखा था और कोठी में
आबिद अली के अलावा कोई तीसरा मर्द नहीं था। तो क्या इस शरीफ और मासूम देहाती के हिस्से में यह कीमती लिबास आ रहा है? हो सकता है कि उन दोनों ही मियाँ बीवी को उस पर तरस आ गया हो और उसे ऐसे कीमती लिबास में देखना चाहा हो, लेकिन नहीं, यह अंदाज़ा भी यूं ही गलत साबित हो गया कि आबिद अली अपने उसी रिवायती लिबास शलवार कमीज़ में ही नज़र आता रहा। तब ख्याल गुज़रा कि यह पैंट शर्ट शायद किसी करीबी रिश्तेदार के लिए हो, तोहफे के तौर पर। आधुनिकतम फैशन वाला मर्दाना लिबास अभी पहले ही बना हुआ था कि फिर एक नई बात कोठी के ताल्लुक से सामने आई। निहायत ही कीमती शराब और किंग साइज सिगरेट के पैकेट उस कोठी में देखे गए। यह भी बड़ी हैरत बल्कि चिंता की बात थी। वजह इसकी यह थी कि ज़ुबैर भले ही रोज़े नमाज का पाबंद नहीं था, फिर भी उसे किसी ने आज तक ऐसी हराम और नापाक चीज़ों के करीब जाते नहीं देखा था। ऐसी चीज़ों से किसी की मेहमान नवाजी का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर तमन्ना खानम का इनसे क्या ताल्लुक़? क्यों ये चीज़ें कोठी के अंदर दाखिल हुई? कौन इन्हें इस्तेमाल करने वाला ठहरा? पिछले कई एक अहम सवालों की कड़ी में यह एक नया सवाल भी जुड़ गया। तो बात क्या यहीं तक रही? कोठी के ताल्लुक़ से क्या अब कोई नया सवाल पैदा नहीं होगा? लेकिन वो जो सवालों का सिलसिला जारी था सो जारी ही रहा। अब की बार कोठी के ताल्लुक़ से कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक वारदात हवा में गश्त लगाने लगी थी। सुनने वालों ने इस वारदात के बारे में सुना तो हैरत में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा भी हो सकता है? कुछ लोगों का ख्याल था कि यह हवाई बात है, महज उड़ाई हुई बात, और इसमें कोठी के किसी दुश्मन का हाथ है। वकील ज़ुबैर खान के किसी हारे हुए फरीक की यह कारस्तानी हो सकती है, और नहीं तो क्या, वरना ख़ानदानी और इज़्ज़तदार शरीफों के बारे में तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। लेकिन खानों में बंट चुके लोगों में से कुछ का यह ख्याल था कि बात 100% सच है। कुछ लोग कसम खाकर इसके सच्चाई पर अड़े हुए थे। दोनों तरफ के कुछ लोग नमक मिर्च लगाकर और चटखारे ले लेकर इस वारदात पर बात करते हुए मज़े ले रहे थे। कोठी के अंदर की हकीकत जबकि यह थी कि न तो ज़ुबैर और न ही तमन्ना खानम को ऐसी खुराफाती बातों का इल्म था, और न ही घर की पुरानी नौकरानी नूरैन को कुछ पता था। रही बात आबिद अली की, तो हमेशा ही मुस्कुराते रहने वाला और कम कम बोलने वाला यह मंदबुद्धि खामोश ही बना रहा। कोठी के अंदर हुआ क्या था आखिर? कोठी के अंदर उस रोज़ दोपहर में जो कुछ भी हुआ वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। कहकर गपोड़े ने अपने गिर्द के लोगों को देखा। उसे यह देखकर खुशी हुई कि वहाँ मौजूद तमाम लोग उस रोज़ दोपहर का हाल हवाल जान लेने के लिए बेताबी की हद तक जिज्ञासु थे। गप्पे हाँकने में तुम्हारा जवाब नहीं। असल नाम तुम्हारा बहुत कम लोग जानते हैं। यही तो बड़ी वजह रही कि गपोड़े कहलाते हो तुम। आज एक और गप सही, सच समझकर ही सुन लेते हैं, और नहीं तो क्या। तुम्हारी एक बात का तो जवाब ही नहीं है, वो ये है कि गप भी तुम इस कदर सलीके से रखते हो कि यकीन कर लेने को जी करता है। सच। इसी किस्म के कुछ दीगर जुमले भी कानों में पड़े तो उसने इसे अपनी बेइज्जती जाना और उसी दम पलट कर कहा, ठीक है, मैं खामोश ही रहता हूँ, मुझे क्या पड़ी कि किसी के फटे में टांग अड़ाऊँ। अम्मा, कह भी चुको यार, वरना हज़्म खराब ही रहेगा। दबी ज़बान में कोई बोला तो गपोड़े ने घूर कर उसे देखा। क्या कुछ मुझसे कहा गया है? ठीक से न सुनने के सबब उसने जान लेना चाहा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप कहिए। वही साफ साफ बोला। ठीक है तो मैं कहता हूँ, सुनिए। उसने कहना शुरू किया। हुआ क्या था, वह खुशनुमा मौसम की भरी दोपहर का वक्त रहा। वकील ज़ुबैर कोर्ट गया हुआ था। नौकरानी नूरैन भी ज़रूरी काम निपटा कर अपने घर को जा चुकी थी। कोठी के अंदर आबिद अली
अपने रिवायती सफ़ेद लिबास में था, लेकिन तमन्ना खानम इस वक्त उम्मीद के खिलाफ लिबास में थी। जगह जगह से फटी हुई और बहुत पहले ही फैशन में आ चुकी जीन्स की पैंट और शर्ट की बात उठने के बाद दब कर रह गई थी। वो आज पूरी तरह उजागर हो चली थी। क्या बात कह रहे हो तुम? बेसब्रे किस्म के एक शख्स ने दखल दिया। तौबा तौबा, तौबा का मौका तो अब है कि कीमती अंग्रेज़ी बोतल और किंग साइज सिगरेट का राज भी जाहिर हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, सफ़ेद झूठ है यह। सुनने वालों में से इस दफ़ा 2 लोगों ने एतराज़ किया तो गपोड़े ने पहले ही की तरह खुद के खामोश ही रहने की बात कही। इस पर ज़्यादातर लोगों ने बड़ी बेसब्री के साथ जान लेना चाहा कि आखिरकार हुआ क्या था। आप लोगों का इसरार है तो बताए देता हूँ कि कहते कहते जैसे वह अटक कर रह गया। अब कह भी चुको भई, क्यों हम सबकी बेताबी का इतना परीक्षण कर रहे हो? क्यों हम सबकी बेताबी बढ़ाकर बेचैन किए जा रहे हो? कुछ पल गुजर जाने के बाद भी वह जब खामोश रह गया तो सुनने वालों में से एक ने अपनी जगह बैठे बैठे कहा, होना क्या था? वह एक बार फिर बोला। अंग्रेज़ी धुन पर मगन मस्त कर देने वाला डांस चल रहा था कि चुपके चुपके इसका नज़ारा करता हुआ आबिद अली निगाह में आ गया। इस तरह चोरी छुपे देखने की सज़ा के तसव्वुर से ही वह काँप कर रह गया। शामत से बचने की गरज से अभी वह अपना मुकाम छोड़कर इधर उधर होता कि कहते हुए अजीब लग रहा है, और आप चाहें तो इस पर यकीन भी न करें। आनन फानन में बहुत कुछ हो गया, उम्मीद के खिलाफ। बस यह जान लेना ही काफ़ी है कि चंद लम्हों बाद ही आबिद अली उस शानदार ख्वाबगाह के अंदर था। महफिल बर्खास्त हुई तो लोग तरह तरह की बातें करते हुए वहाँ से रुखसत हुए। कहने वाले को कोई पहले ही की तरह गपोड़ा या गप्पी बता रहा था, कोई उसे जुनूनिया मान रहा था तो कोई उसकी बातों को सच भी जान रहा था। किसी किसी का यह ख्याल रहा कि यह गप भले ही रही हो लेकिन बड़ी ही खूबसूरत और दिलचस्प रही। किसी का ऐसा सोचना था कि ये सब महज सफ़ेद झूठ है। ख़ानदानी लोगों पर इल्ज़ाम तराशी और उनकी बदनामी के जुर्म में गपोड़े को सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी हो, लेकिन लोगों को चटखारे ले लेकर बातें करने के मौके ज़रूर मिल गए थे। कई दिनों बाद एक सुबह मैंने देखा, सूरज अभी निकला भी नहीं था कि तमन्ना खानम देखने में आई। हिजाब के बावजूद उसका चेहरा देखने में आ रहा था। उसके गोल गुलाबी चेहरे से सुकून और इत्मीनान जाहिर था। पहले ही की तरह वह खूबसूरत और दिलकश थी। आबिद अली उसके साथ था। उसका चेहरा लगभग कोरा था, बल्कि वह उदास मालूम दे रहा था। सफ़र के थोड़े से सामान के साथ तमन्ना खानम आबिद अली के हमराह ऑटो रिक्शा में सवार हुई और स्टेशन की तरफ निकल गई। उस वक्त उसने अपनी निजी कार के इस्तेमाल से परहेज़ किया था। सुनने में आया कि वह अपने पैतृक गांव गई है, और यह भी देखने में आया कि एक ही दिन के अंतराल से वह लौट भी आई थी। गई वह आबिद अली के साथ थी, लेकिन लौटी तो अकेली ही थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कोठी या तमन्ना खानम के ताल्लुक़ से अब कोई भी बात सुनने में नहीं आ रही थी। मोहल्ले के तमाम लोग अपनी अपनी तरह से व्यस्त थे। गपोड़ा भी खामोशी अख्तियार किए हुए था। इन्हीं हालात में एक दिन खुशखबरी सुनने में आई। इसी खुशखबरी की रोशनी में पता चला कि डॉक्टरों के मशवरे से किए गए टेस्ट और इन्हीं के मुताबिक तजवीज़ की गई दवाओं ने अरसे बाद अब कहीं जाकर अपना असर दिखा दिया था। हकीम और वैद्य भी सच्चे साबित हुए। उनकी राय से ली गई जड़ी बूटियों वाली दवाओं ने भी काम कर डाला था। यहाँ तक कि पीरों फ़कीरों की दुआएं और बाबाओं के आशीर्वाद भी काम के रहे। और यह बात उजले दिन की तरह जाहिर हो गई कि तमन्ना खानम उम्मीद से है। उसका पैर भारी हो चला था। तो यह थी मशहूर उपन्यासकार हबीब कैफ़ी साहब की एक कहानी, तमन्ना खानम। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी।
कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।